हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है आपके संविधान का अनुसूचियां। तो संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, और यह कौन सी अनुसूची किस विषय से रिलेटेड है, कौन सी अनुसूची किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं, लेकिन जब आज हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो आज देखें हम संविधान की अनुसूचियां। तो जहां हम संविधान की अनुसूचियों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में बात आती है कि क्या ये सभी अनुसूचियां हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी या फिर बाद में कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई। तो वो कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। तो हम याद रखें सबसे पहले कि वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12, ये याद रखनी है। अब जब वर्तमान में 12 है तो इससे पहले कितनी अनुसूचियां थीं, तो ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ये अनुसूचियां थी आपकी 8। तो आप देखें कि 8 अनुसूचियां पहले थीं, उसके बाद में अनुसूचियां वहां पर जोड़ी गई। तो जब जोड़ी गई हैं तो सीधी सी बात है कि उसके लिए अमेंडमेंट भी हुआ होगा, संशोधन भी हुआ होगा। तो हमें वो संशोधन नंबर भी बहुत अच्छे से याद रखने होंगे कि किस संशोधन नंबर से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। एक तो क्वेश्चन आता है कि अनुसूची किस अमेंडमेंट नंबर से आई। दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि जो ये अनुसूची है, इस अनुसूची का विषय क्या है, इस अनुसूची की विशेष बात क्या है, कौन सी अनुसूची किस विषय से जुड़ी हुई है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे इस भाग में मिल जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम अब जब शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखें कि हम अपनी शुरुआत करने के लिए शुरू की जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां थी, हम उन अनुसूचियों को पहले देख लेते हैं। उसके बाद की जो अनुसूचियां हैं, जो अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, 8 के बाद अनुसूची नंबर 9, 10, 11 और 12, ये अनुसूचियां जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो किस अमेंडमेंट से नंबर जोड़ी गई वो हम उसको बाद में देखेंगे। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने शुरू की जो ये मूल संविधान की 8 अनुसूचियां थी इनके साथ। तो आप देखें तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक पेपर लेंगे और उसमें आप अनुसूची नंबर डाल देंगे। पहले अनुसूची नंबर डाल करके आप वहां उसका विषय लिखेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे अनुसूची और दूसरी तरफ आप लिखेंगे विषय। तो जब हम पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो यहां देखें पहली अनुसूची है केंद्र एवं राज्य क्षेत्र। केंद्र एवं राज्य क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा केंद्र का मतलब यहाँ से किससे है, भारत से है, अपने देश से है। और जब आप भाग 1 पढ़ते हैं और भाग 1 में आप आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ते हैं तो आपने देखा कि उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो था संघ और राज्य क्षेत्र। तो ये यहाँ केंद्र का मतलब है संघ की बात हो रही है और राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जो कि आपके क्या है, स्टेट है वर्तमान में। तो जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में आपके कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, जिसे आप यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हैं, वो आपके वर्तमान में 8 हैं। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों का और इन जो राज्यों की पूरी लिस्ट है, यदि आपको जाननी है कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आप पहली शेड्यूल खोल करके देखें, वहां इनका वर्णन मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है पहली अनुसूची किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। अब हम चले दूसरी अनुसूची की तरफ, द्वितीय या सेकंड या दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है वेतन और भत्ते। वेतन और
भत्ते। ध्यान रखें, आपके संविधान में जो पदाधिकारी हैं, जैसे आप राष्ट्रपति ले लें, उपराष्ट्रपति लें, प्रधानमंत्री लें, एमपी एमएलएज लें, तो जो आप पदाधिकारी आपके संविधान में वर्णित हैं, दिए गए हैं, उनका जो वेतन भत्ता होता है, जैसे मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया है, इस पर्टिकुलर पदाधिकारी का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, पार्लियामेंट तय करेगी। तो जो तय हुआ है वो कितना हुआ है, ये सब कहाँ पर मिलेगा, आपको लिखा हुआ दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची आपकी किससे रिलेटेड है, वेतन और भत्तों से। अब हम पहुंचते हैं तृतीय अनुसूची के पास, अर्थात तीसरी अनुसूची या थर्ड शेड्यूल। अब देखिए, थर्ड शेड्यूल किससे रिलेटेड है, शपथ, ओथ। जैसा जो ये पदाधिकारी हैं जिनको वेतन भत्ता दिया जा रहा है संविधान में, तो वो पदाधिकारी जब अपने पद पर जाते हैं तो वो पद ग्रहण करने पर जो शपथ लेते हैं, वो शपथ किसके सामने लेंगे, शपथ लेते वक्त वो फॉर्मेट क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, किन शब्दों को वहां पर बोलते हैं। जब आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री में या फिर जब हमारी सरकारें बनती हैं या फिर हमारे जो उम्मीदवार आते हैं चुन करके, वो जो शपथ ग्रहण करते हैं और शपथ में जो एक फॉर्मेट का पालन करते हैं, वो सब फॉर्मेट आपको तीसरी अनुसूची में लिखा मिल जाता है। अब मैं इसके लिए आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, उपराष्ट्रपति पढ़ाया, तो मैंने वहां पर शपथ की बात की थी। जब हम आर्टिकल 60 पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट की शपथ किसके सामने होगी, प्रेसिडेंट जो शपथ लेंगे वो किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट आर्टिकल 60 में ही लिखा हुआ है उनके लिए। वो तीसरी अनुसूची में उनका फॉर्मेट नहीं है। तो जिनकी व्यवस्था तीसरी अनुसूची में है वो सब यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण करते हैं। तो पहले हमने वेतन लिया और फिर हमने शपथ दी। या इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि यदि हमें कोई जॉब पर जाना है, कोई नौकरी लेनी है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि उसका वेतन कितना है। तो वेतन हमने पहले पता किया और वेतन हमको सही लगता है तो उसके बाद हमने शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं। तो याद करने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है कि पहले वेतन भत्ते पता किए और उसके बाद में हमने शपथ समारोह कर लिया, शपथ में भाग ले लिया। इसके बाद अब हम जाते हैं चौथी अनुसूची, चतुर्थ शेड्यूल। चौथी अनुसूची का विषय है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो जैसे आप दो सदन, पार्लियामेंट में आपके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है जहां पर राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वो राज्यों के प्रतिनिधि किस स्टेट से, किस यूनियन टेरिटरी से। यहाँ आपको राज्यसभा के लिए दोनों बातें याद रखनी है, क्योंकि राज्यसभा में जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो केवल राज्यों से ही नहीं जाते, यूनियन टेरिटरी से भी जाते हैं। जैसे आप दिल्ली और पांडिचेरी को देखें तो दिल्ली और पांडिचेरी और हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर भी एक ऐसे यूटी की कैटेगरी में आ गया है जहां पर लेजिस्लेशन व्यवस्था है, जहां पर विधानमंडल है। तो वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो भी राज्यसभा में अपने मेंबर चुन करके भेजते हैं। तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जो मेंबर जाएंगे चुन करके, जो सीटें वहां के लिए होंगी वो कितनी होंगी, ये व्यवस्था कहाँ दी गई है, चौथी अनुसूची में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची। इसके बाद हम बात कर लें पंचम अनुसूची की या पांचवी अनुसूची की। तो जब हम पांचवी अनुसूची में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एससी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी बोल सकते हैं, एससी और एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्हें स्पेशली एससी एसटी एरिया डिक्लेयर किया गया है। उन क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा, एक तरीके से कह सकते हैं एससी एसटी क्षेत्रों के लिए जो विशेष व्यवस्था है उनके प्रशासन की, उसके बारे में कहाँ बताया गया है, पांचवी अनुसूची में। इसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं या छठी अनुसूची पर, षष्ठम या छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जब आप देखें तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर एससी एसटी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
लेकिन कहाँ के, ये डिफरेंस रखना है। SC ST की बात यहां भी हुई है, लेकिन वो SC ST क्षेत्र जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट आपको यहां पर याद रखने हैं। चारों आपके पूर्वी स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन क्षेत्रों के जो SC ST हैं, उनका जो प्रशासन होगा उसके लिए विशेष व्यवस्था, उनके प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था कहां पर दी गई है? 6ठी अनुसूची में। अब देखो, ये बात आपके लिए याद रखनी है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, जब आप पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो 5वीं और 6ठी अनुसूची ही ऐसी 2 अनुसूचियां हैं जिनमें स्पेशली SC ST शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, या कह सकते हैं जिनमें स्पेशली व्यवस्था फॉर SC ST है। तो ये दोनों अनुसूचियां एक जैसी हैं देखने में, एक जैसी हैं पढ़ने में, बस डिफरेंस इतना है कि 6ठी अनुसूची में पर्टिकुलर स्टेट मेंशन कर दिए गए हैं कि यहाँ के क्षेत्रों का प्रशासन होगा विशेष, तो वो 6ठी अनुसूची के अकॉर्डिंग होगा, और बाकी SC ST एरियाज का प्रशासन विशेष होगा वो 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किस राज्य का प्रशासन होल्ड नहीं किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आप याद रखेंगे। ये थी हमारी 6ठी अनुसूची। अब हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की। तो जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची से ये रिलेटेड है सूचियों से। जब आप संविधान का भाग, संविधान के आर्टिकल हैं, या ये कह सकते हैं कि संविधान में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। यदि पूछा जाता है संविधान में सूचियां कितनी हैं, सूचियां लिस्ट कितनी है, तो आपको आंसर 3 देना होता है, लेकिन यदि अनुसूचियां शेड्यूल्स पूछे जाते हैं तो आंसर आपको 12 देना होता है। तो जो सूचियों की बात की गई है वो 7वीं अनुसूची में की गई है, और यहाँ सूची से मतलब है, या हल्का फुल्का मैं आपको बता देती हूँ कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, दोनों ही सरकारों को लॉ बनाने की पावर है। तो जो वो लॉ बनाती हैं वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने विषय क्षेत्र जो उनके हैं वहां पर वो लॉ बना सकती हैं। तो किस सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का या केंद्र सरकार का जो एक क्राइटेरिया होगा लॉ बनाने का, वो कहाँ पर लिखा हुआ है, निर्धारित है, तो वो वो लिस्ट में दिया गया है, जिन्हें आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही लिस्ट आपकी, अब देखिए संघ सूची का मतलब है वो सूची जिस पर कानून बनाने की अथॉरिटी केंद्र को होती है, राज्य सूची वो सूची जिस पर लॉ बनाने की अथॉरिटी स्टेट को होती है, और समवर्ती सूची वो सूची जिस पर लॉ बनाने की अथॉरिटी दोनों के पास होती है, चाहे वो स्टेट के भी और केंद्र के भी। भले ही यदि डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची पर केवल केंद्र ही लॉ बना सकता है, वो हम स्पेशली एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन कौन सी अनुसूची विषयों से संबंधित है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये तो आप कह सकते हैं 7वीं अनुसूची। तो सूची और 7वीं दोनों ही से शब्द से इस्तेमाल हुए हैं, यूज किए गए हैं इनके लिए। तो शुरू होते हैं, इसलिए आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी 7वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं किसकी? 8वीं अनुसूची की, जो सबसे लास्ट अनुसूची है 8वीं। 8वीं अनुसूची को जब आप पढ़ें तो 8वीं अनुसूची आपकी मिलेगी भाषाओं से। किससे रिलेटेड है? भाषाओं से। अब आप देखें कि जब हम संविधान का एक आर्टिकल पढ़ते हैं और वो आर्टिकल है 343, तो 343 में राजभाषा का जिक्र किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, राज्य की राजभाषा पर्टिकुलर राज्य जो चाहे वो होगी, अदरवाइज हिंदी होगी। तो जो भाषाएं हैं, तो जो आप पढ़ते हैं कि आपकी राजभाषाएं कितनी हैं? 22 राजभाषाएं हैं। तो जो 22 की 22 लिस्ट है राजभाषाओं की, वो कहाँ पर आपको लिखी मिलेगी? 8वीं अनुसूची में। ठीक, तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। और एक बात यहाँ फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं कि इस अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप याद रखेंगे इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
तो ये तो थी हमारी जो स्टार्टिंग संविधान, हमारा जो मूल रूप से संविधान था उसमें जो हमने अनुसूचियां लिखी थी वो हमारी 8 अनुसूचियां थी जो हमने अभी देखी। इसीलिए क्योंकि ये मूल है, ये शुरू से ही दी गई हैं, प्रारंभ से ही इन अनुसूचियों का जिक्र हमारे संविधान में है, इसलिए हमने यहाँ कोई अमेंडमेंट नंबर नहीं याद किया। अब उसके बाद जो हमारी लास्ट जो 4 अनुसूचियां 8 के बाद रह जाती हैं उनके लिए हमें अमेंडमेंट नंबर सहित वो याद रखनी है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि ये पर्टिकुलर अनुसूची का विषय क्या है, तो आपको ये याद रखना है। लेकिन अनुसूची नंबर 9, 10, 11, 12 उसके लिए आपको उनका विषय भी याद करना है, उनका संशोधन नंबर भी याद करना है, और वो संशोधन किस ईयर में हुआ वो भी आपको याद रखना है। इसलिए उसको हम अब इसको आगे बढ़ाते हुए उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपनी 8 के आगे की कंटिन्यू। अब देखें आपकी ये 9वीं अनुसूची है, फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये अनुसूचियां हमें देखनी है। तो इन अनुसूचियों को जब हम देखें तो इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना होता है कि 9वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई ये किस संशोधन नंबर से जोड़ी गई। तो इसका हम संशोधन नंबर यदि यहाँ रखें तो संशोधन नंबर कौन सा आएगा? प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट नंबर से आई है? तो प्रथम अमेंडमेंट नंबर से आई है। अब दूसरा अच्छा क्वेश्चन कि प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसके साथ आप याद रख सकते हैं 1951। देखिए यहाँ पर भी 1 का मतलब प्रथम होता है और यहाँ भी प्रथम है। जब आप 9 को आप हिंदी में लिखते हैं तो आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में जब आप 1 बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, सिमिलर से वर्ड हो जाते हैं। तो 1 का मतलब प्रथम और इसका मतलब 9, याद रखने के लिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट से आई है? प्रथम अमेंडमेंट से। कब हुआ है? 1959। दूसरा अच्छा इसका क्वेश्चन होता है कि 9वीं अनुसूची का विषय क्या है, किस लिए हमने ये जोड़ी गई? तो हम इसका विषय रख सकते हैं भूमि सुधार। तो विषय रखना है आपको भूमि सुधार। ध्यान रखेंगे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूल संविधान था, उसमें 9वीं अनुसूची की व्यवस्था जोड़कर यहाँ व्यवस्था की गई कि सरकारें यदि भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के लिए कोई कानून बनाती हैं तो वो कानून न्यायालय की समीक्षा से बाहर होगा, अर्थात न्यायालय उस पर रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। एक सेफ जोन में ये कानून मिल गया था सरकार को बनाने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज जब होने लगा, इसमें आप देखें कि इस अनुसूची में 284 विषय, कितने विषय? 284 विषय जब पहुंच गए तो ये एक विवाद का विषय बन गया और ये कोर्ट के पास गया कि क्या इसमें डाले गए सभी विषय कोर्ट की समीक्षा से बाहर होंगे या कुछ विषयों पर वो समीक्षा कर भी सकता है। तो 2007 में IRC लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इसमें जो डाले गए विषय हैं वो भी समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं। तो वर्तमान की स्थिति ये है यहाँ कि ये शेड्यूल भी समीक्षा के दायरे में आ गई है, अदरवाइज इससे पहले ये शेड्यूल समीक्षा के दायरे से बाहर थी। तो भूमि सुधार संबंधी कानून कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। इसके बाद 10वीं अनुसूची, बहुत आता एग्जाम में क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट नंबर से आई है? 52वां, 52वां। देखें 5 दूनी 10, 10वीं अनुसूची, तो 5 2 10, तो 10 से हो गई। बहुत अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 1985 में हुआ था। देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, और 5 प्लस 10, ठीक। तो ये याद करने के लिए अच्छा हो सकता है, ईयर भी याद रखेंगे, अमेंडमेंट नंबर भी याद रखेंगे। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 से आपकी 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई। अब ये 10वीं शेड्यूल आखिर किस से संबंधित है, क्या विषय इसमें उलटफेर हुए थे? तो यहाँ पर दल और बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी
कानून। जो उम्मीदवार हैं, जो पार्लियामेंट में आप मेंबर भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में आप मेंबर भेजते हैं, तो जब आप उस मेंबर को चुन रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पार्टी विशेष के नाम पर आप उनको चुन रहे हैं। तो यदि वो मेंबर चुने जाने के बाद और वो दूसरी पार्टी में चला जाए, अर्थात दल बदल ले, दल पहले कोई और था बाद में किसी और में चला गया, तो एक तरीके से वो डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो या डेमोक्रेसी की पावर को कम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरत महसूस हुई कि नहीं, ये जो दल बदल हैं, पार्टी बदल लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। यदि आपको पार्टी बदलनी है तो आप चुनाव लड़ने से पहले अपनी पार्टी बदलें, उसके बाद नहीं। जब आप कैंडिडेट के रूप में उतर गए, आप जीत गए और फिर उसके बाद आप दल बदल के किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, तो ये जो विरोधी स्थिति के वाले कानून हैं, इन्हें खत्म किया गया। कौन सी अनुसूची से? 10वीं अनुसूची बना करके, अर्थात जो दल बदलेगा उसकी मेंबरशिप फिर खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, उसका पद रिक्त हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था 10वीं अनुसूची में है। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। खूब आता एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो चारों ही अनुसूचियां लास्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बाद में संशोधन से आई हैं। तो यहाँ देखें 11वीं अनुसूची ये आई है 73, 73वां संविधान संशोधन। 7 और 3 10, एक और जोड़ दें 11। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 93 में इसको लागू कर दिया गया। इसलिए आप इसके दोनों सन याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में 92 ना दे करके 93 दे देते हैं कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, वहाँ 92 आपको नहीं मिलता। मैंने देखे ये क्वेश्चन पेपर कि वहाँ 92 ऑप्शन में ही नहीं था, 93 था, तो आप 93 भी याद रखेंगे साथ में। तो 92 में लॉ पास हुआ, 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ी और इसे 93 में लागू कर दिया गया। और जो इसका विषय था वो था पंचायत व्यवस्था। याद आ रहा होगा आपको, जब हमने डीपीएसपी पढ़ाए हैं तो उसमें एक आर्टिकल विशेष पढ़ाया, आर्टिकल 40। उस पर सरकार ने लॉ बनाते हुए पूरा का पूरा भाग 9 स्थापित किया और उस भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 243A से लेकर के 243K तक व्यवस्था कर दी गई है किसकी? पंचायत की। तो एक तो सिंपल यही कि अमेंडमेंट नंबर से कि शेड्यूल में पंचायत की व्यवस्था है, ये याद रखना है। दूसरा आप याद रखेंगे यहाँ पर एक इसके आर्टिकल्स भी आप याद रख सकते हैं, 243A से 243K, यहाँ तक व्यवस्था है किसकी? पंचायत की। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो 11वीं अनुसूची में ये पंचायत व्यवस्था है, पंचायत जो काम कर सकती है, पंचायत का कार्य क्षेत्र जो होगा उसके कितने विषय हैं, वो कितने विषयों पर कार्य कर सकती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 29 विषय याद जरूर रखने हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं कार्य क्षेत्र के लिए, तो आप याद रखेंगे 29। ठीक, तो ये थी हमारी 73वां अमेंडमेंट नंबर से 11वीं अनुसूची। इसके बाद हम पहुंच जाएं 12वीं अनुसूची पर। तो 12वीं अनुसूची को जब आप देखते हैं, ये देखो 73 और ये 74, एक नंबर आप आगे बढ़ा देंगे, 74वां संविधान संशोधन। तो 7 और 4 11 और उसमें एक प्लस कर लेंगे तो 12, वहां भी एक प्लस करना है, यहाँ भी एक प्लस करना है। 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ? 92-93 में। ये तो सन देखो एक जैसे हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही साल में हुए हैं दोनों व्यवस्थाएं। अमेंडमेंट नंबर इनका जरूर अलग अलग है। तो अमेंडमेंट नंबर ये 12वीं शेड्यूल आखिर क्यों जोड़ी गई? तो जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था जैसे हमने की गई गांव एरियाज के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वैसे ही वो एरिया जो संक्रमणशील एरिया हैं, जो शहरी क्षेत्रों की ओर विकसित हो रहे हैं या शहर हैं, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की लॉ व्यवस्था कैसे रेगुलेट हो, उसके लिए यहाँ पर हमने नगर पालिका की व्यवस्था की। नगर पालिका व्यवस्था कौन सी अनुसूची में आई है? 12वीं। एक आपको ये याद रखना है कि 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? नगर पालिका व्यवस्था। किस अमेंडमेंट नंबर से आई? 74। कब आई? 92-93 में। दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो ये नगर पालिका व्यवस्था है, नगर पालिका के जो कार्य क्षेत्र हैं वो कितने विषय हैं उसके लिए, तो जैसा मैंने यहाँ पर बताया 29 विषय हैं, वैसे ही यहाँ पर आप बताएंगे 18 विषय क्षेत्र। कार्य क्षेत्र भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़े से हटके हो जाते हैं कि शेड्यूल्स हर बच्चे याद कर लेते हैं, इतनी शेड्यूल तब थी, इतनी शेड्यूल अब हैं। पर्टिकुलर शेड्यूल किस विषय से रिलेटेड है, एक आपको ये ज़रूर याद रखना है। पर्टिकुलर शेड्यूल जो लास्ट में ये 4 हैं, इन 4 के ही अमेंडमेंट नंबर याद रखने हैं, बाकी की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, मूल संविधान में थी। तो ये किस अमेंडमेंट नंबर से आई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होते हैं। इनके विषय क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, 9वीं अनुसूची पहले से जोड़ी गई भूमि सुधार, दूसरी इसके बाद यहाँ पर 10वीं अनुसूची 10 से 10 और 10 से दल बदल और 5 दूनी 10 और 5 5 प्लस यहाँ पर हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11वीं 7 3 10 एक प्लस कर देंगे 11 और विषय है पंचायत। पंचायत में कितने लोग थे, 11 लोग थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची हो जाएगी। नगर क्षेत्र में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, अर्थात 12वीं अनुसूची है, वैसे याद हो जाएगी। और इनके विषय यहाँ पर पंचायत के हैं तो 29 और नगर पालिका के हैं तो 18। इस तरीके से आज हमने देखा शेड्यूल्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो कितनी हैं, किस अमेंडमेंट नंबर से कौन सी जोड़ी गई, विषय उनके क्या हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और आपको संभवतः समझ में भी आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही देखना है अपनी शेड्यूल्स के विषय में। तो आप इस लेक्चर को देखें बार बार, और कोई भी इस लेक्चर से संबंधित कोई आपको दिक्कत आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दें, फिर हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।